पिछले वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा और हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से हम कोवलेंट बॉन्ड को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब गुणात्मक रूप से ये उसके बारे में काफ़ी अच्छे से स्पष्टीकरण देती है। परंतु वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो कुछ चीज़ों के बारे में असफल हो गई। जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने माना कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो दोनों एटम के बीच में लोकलाइज्ड रहते हैं। जबकि कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के थ्रू बताते हैं, मतलब जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से नहीं समझाया जा सका। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो ऑक्सीजन पर हमारा एटम है O2, ये कैसा होना चाहिए? ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी शेयरिंग हो जाती है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये कैसा होना चाहिए? ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। पर वास्तव में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऑक्सीजन के चुंबकीय व्यवहार को समझाने में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई? असफल हो गई। तो इसके बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुंड और मुलिकन ने किया था, जिसके लिए इन्हें 1966 में मुलिकन को नोबेल प्राइज भी मिला। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी क्वांटम मैकेनिक्स को बेस मानते हुए कोवलेंट बॉन्ड को समझाने का प्रयास करती है। और हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड को समझाने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं कि वेव मैकेनिक्स के अनुसार जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो केवल एक न्यूक्लियस के प्रभाव में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में है ना, मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसमें कई सारे नाभिक हो सकते हैं। जैसे 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो उसमें 2 नाभिक होंगे। तो किसी मॉलिक्यूल में उसे मॉलिक्यूल को बनाने वाले जो एटमों हैं उनके न्यूक्लियस के प्रभाव में जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनके वेव फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो हमने कहा कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? हुंड और मुलिकन ने। कब दी थी? ये थ्योरी दी थी 1932 में। इस थ्योरी के यदि मेन पोस्टुलेट्स हम देखें तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं यानी अतिव्यापन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल में अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या कहा था कि अणु बनाने के दौरान एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। पर इसका पहला ही पोस्टुलेट क्या है कि मॉलिक्यूल में जो एटम ओवरलैप हो रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं? खो देते हैं, है ना। तो उनकी आइडेंटिटी नहीं बचती, है ना। तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और वो एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। यानी जब सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन कैसे होते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन से। यानी कि यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैं कहूँ एक साई ए है एक साई बी है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? या तो प्लस या माइनस। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब एक सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होगा और एक एंटी सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कब होता है? जब लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ओवरलैप होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। फिर इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि हमने कहा यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक, 4 भाग ले रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो हमने क्या कहा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाग बनते हैं, और इनमें से एक की एनर्जी, यदि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, और ये एनर्जी है हमारी, तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनमें से एक की एनर्जी कैसी होती है? एक की एनर्जी कम होती है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एक की एनर्जी कैसी होती है? दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम होती है उसे कहा जाता है बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? कम है, लो एनर्जी वाले हैं, इसलिए ये कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। जबकि देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? हाई है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई है, इसलिए हाई एनर्जी होने के कारण वो कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा एनर्जी के होते हैं और कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा आदि से बताया जाता है। जबकि जो ये कौन से हैं? बॉन्डिंग। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार या ओमेगा स्टार से बताया जाता है। ठीक, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप जो होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार के हैं। यानी कि उनके शेप किस पर डिपेंड कर रहे हैं? शेप जो है डिपेंड करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम कहें कि ये हमारा एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब 2 एस कंबाइन होंगे
तो यदि इनमें सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होता है तो किस तरीके से इनका शेप बनेगा, कुछ इस प्रकार से। तो शेप किस पर डिपेंड करता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। अब इन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है, उन्हीं नियमों को फॉलो करती है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे अहवाउ रूल, पाउलीज रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। और हुंड रूल, ये कुछ रूल हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी, हुंड और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, 1932 में दी थी। ये थ्योरी कहती है कि जब कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, तो उनकी वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती और सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पर नोट करिए कि सिर्फ बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि सारे ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो यहाँ पर एटम का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो नियरली जिनकी एनर्जी कैसी है, कंपरेबल एनर्जी है, लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं और ये अतिव्यापन करने में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी या तो प्लस यानी सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होगा या एंटी सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होगा, जिसे हम माइनस से बताते हैं। तो कंपरेबल एनर्जी का एक उदाहरण ले लें, जैसे 1s और 1s की एनर्जी कैसी है, बराबर है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जबकि यदि हम देखें 1s और 2s, यदि इनके बीच कॉम्बिनेशन कराना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी काफी कम है और 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में भाग लेते हैं उतने ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब यदि हम ये माने कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो उनमें से एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा ऐसे बताते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, वहां स्टार लगा देते हैं, यानी सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार आदि से हम उनको शो करते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थी, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अहवाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल और हुंड्स रूल की सहायता से की जाती है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की प्रमुख अभिधारणाएं हैं।